हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस। इनवॉइस को आप एजेंट्स भी बोल सकते हो, एम्बेसडर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो एक देश दूसरे देश में अपने जो राजनयिक हैं उनको जो भेजता है, तो उनकी वहाँ पर क्या विशेषाधिकार होंगे, किस किस चीज़ों में उनको छूट मिलेगा, उनके लिए क्या कानून रहेगा क्या कानून नहीं रहेगा, वो सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक के दरमियान जानेंगे। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि तुम कहाँ से, किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। ठीक है, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूँ, तो कृपया करके इस मेहनत को सपोर्ट करो सारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज डिप्लोमेटिक एजेंट्स की बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या विशेषाधिकार और किन किन कानूनों में छूट मिलता है अगर उन्हें विदेश में उस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाए। एक तरीके से अगर हम लोग जानें तो जो हमारे एजेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग एम्बेसडर्स बोलते हैं, ठीक है, एम्बेसडर्स बोलते हैं, उन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं दूसरे देशों में। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है। तो पहला इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें। सारे स्टूडेंट एक बार नोट्स ज़रूर लिखा करो, इससे दिमाग में बैठेगा। भूमिका की बात करें, पढ़ के मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी थोड़ी बहुत गलती रह जाती है। राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अति प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारत, चीन, मिस्र और यूनान में राजदूतों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। प्राचीन काल में यूनान और रोम में स्थायी दूतावास की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वे राजदूतों को भेजते और स्वागत करते थे। ठीक है, ये जो व्यवस्था है दूत भेजने की, ये हम लोग भी जान रहे हैं कि बहुत प्राचीन काल से है। ठीक है, सामंतशाही व्यवस्था में राजदूतों को निजी दूत के रूप में दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में 14वां शताब्दी में इटली के गणराज्यों ने और विशेषतः वेनिस स्थायी दूतावास की पद्धति को प्रारंभ किया गया। ठीक है, सबसे पहला अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून में, लॉ में हम बात करें, तो आपका जो स्थायी दूतावास है वो आपका इटली गणराज्य में वेनिस, वेनिस जो जगह है, इन मैप पर देखिएगा वेनिस कहाँ है। वेनिस में सबसे पहले 14वीं शताब्दी में बात करेंगे तो इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर बना था। ठीक है, जैसा कि कहा गया है कि ये कोटेशन मैंने लिखा है, आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा अगर ये कोटेशन, तो आप लोगों का आंसर राइटिंग जो है सो बेस्ट रहेगा। कहा गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग परमानेंट legations started in the 14th century among the great Italian republics, Venice in particular, which was regarded as the school and touchstone of ambassador। ठीक है, जो बात यहाँ लिखी गई है हिंदी में, वो बात इंग्लिश में यहाँ मैंने लिखा है। कुछ विद्वानों का मत है कि 13वीं शताब्दी में ही वेनिस गणराज्य यूरोप के कुछ राज्यों में स्थायी दूतावास खोल दिया था। लुइस 11 ने भी दूसरे राज्यों में स्थायी राजदूतों को भेजा था। 15वीं शताब्दी में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड स्थायी राजदूतों को भेजने का सिलसिला जारी किया। 17वीं शताब्दी के बीच में ही स्थायी दूतावास एक सामान्य संस्था बन गई। ठीक है, लॉरेंस का कथन है कि
स्थायी राजदूतों के पीछे राज्य की चतुराई छिपी हुई थी, उपयोगिता नहीं। इस विचारधारा को ब्रिटेन का एक राजनज्ञ हेनरी बूटन ने समर्थन करते हुए कहा है कि राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो दूसरे राज्यों में अपने देश के हित के लिए झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट पर्सन हु इज सेंट टू लाई अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी राजदूत जाते हैं दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ पर मेनली यही मेन मोटो रहता है कि उस देश के साथ हमारे संबंध खराब ना हो। ठीक है, वहाँ पर पार्टीज़ देता है, और जो भी एम्बेसी की पार्टी होती है, उस कंट्री की पार्टी होती है, वहाँ एम्बेसडर्स जाते हैं। ठीक है, ताकि उस देश के साथ हमारा किसी तरीके का वाद विवाद युद्ध ये सब नहीं हो, और हमारा क्या कहते हैं संबंध अच्छा बना रहे। इसीलिए हम लोग मेनली दूत को भेजते हैं। आगे चलकर 18वीं और 19वीं शताब्दी में दूतावास का विस्तार होने लगा। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से राजदूतों को भेजना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसके बाद सारे राष्ट्र ने सोचा कि सारे राष्ट्र का सब राष्ट्र में एक एक एम्बेसी जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक आपका क्या कहते हैं देश का प्रतिनिधि करने वाला अगर उस देश में रहेगा तो उस देश से रिलेटेड आपके देश के साथ कुछ विवाद होगा तो वो तुरंत क्या कहते हैं वहाँ पर सॉल्व आउट हो जाएगा। किसी तरीके का कुछ भी इंटरनेशनल फोरम पर किसी तरीके की वार की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है सो ये जो विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वार था, थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए आपका राजदूत को भेजना बहुत ज़रूरी था, वो भी स्थायी रूप से। या ये नहीं कि गया पत्री लेकर के और उस राज्य से बात किया और बार लौट गया। स्थायी रूप से वहाँ पर एक आदमी आपका रहेगा ऑल द टाइम। ठीक है, तो उससे एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे होते हैं, और आपका किसी तरीके की विवाद होने पर भी अपना कागजी कार्रवाई के द्वारा आपका वो मैटर सॉल्व आउट कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजदूतों की नियुक्तियाँ। राजदूतों की नियुक्तियां राज्य का प्रधान करता है। ठीक है, ये हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रत्येक राज्य अपने राजदूतों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। नियुक्त राजदूत दूसरे राज्यों के अध्यक्षों के पास जाते हैं और अपना विश्वास पत्र देते हैं, और उसके बाद वे अपने दूतावास में जाते हैं। कोई राज्य कोई विशेष राजदूत को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य को दूसरे राजदूत की नियुक्ति करनी पड़ती है। नेक्स्ट, राजनयिक विशेषाधिकार। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत हम आसान भाषा में बनाते हैं नोट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी नोट्स को। राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में राजदूतावास की व्यवस्था रही है। आधुनिक युग में तो इसकी उपयोगिता और सिद्ध हो गई है। भारत, यूनान, मिस्र, चीन और अन्य प्राचीन सभ्य राज्य राजदूतों को पवित्र मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, पवित्र मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो एम्बेसडर होते हैं उनको पवित्र माना जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर देखेंगे एग्जाम्पल्स में क्या दूं, अगर एग्जाम्पल देखिएगा रामायण का। ठीक है, रामायण का एग्जाम्पल देखिएगा तो ऑन डेट केस जब हनुमान जी गए थे श्रीलंका में, तो लंकापति जो रावण थे, रावण बोले थे कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, मतलब इनको मार दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर जो है सो वहीं के एक मंत्री जो थे वो बोलते हैं कि नहीं, ये दूत के रूप में आया है और दूत को हम लोग मार नहीं सकते। ठीक है,
विभीषण जो है, विभीषण बोलता है कि दूत को हम लोग मार नहीं सकते हैं, तो ऑन डैट केस रावण फिर बोलता है कि उसकी पूंछ में आग लगा दो। ठीक है, तो हम लोग के भी सभ्यता में बहुत पुराने समय से दूतों को जो है वो पवित्र ही माना गया है, अबाध्य माना गया, मतलब उसकी हत्या नहीं की जा सकती, उसे मारा नहीं जा सकता, चाहे वो उस कंट्री का लॉ ही क्यों ना ब्रेक कर दे। ठीक है, उसे वापस बुलाने भेजने के लिए वो कंट्री अपील कर सकता है उस कंट्री को, लेकिन वो मार नहीं सकता है, किसी तरीके का कोई केस नहीं उस पर चला सकता है। ठीक है, उसको पवित्र माना गया है। राजदूत अबाध्य माना जाता है, अर्थात उसकी हत्या नहीं की जा सकती है। राजदूत के कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ होती हैं जो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। राजनयिक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को प्रदान किए जाने से संबंधित प्रायः 3 सिद्धांत हैं। एक आपका है अपरदेशीयता, ठीक है, एक्स टेरिटोरियलिटी। इस सिद्धांत का आधार यह है कि कोई राजदूत उस राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं माना जाता जहां वह भेजा गया है। ठीक है, मतलब उसका क्या कहते हैं, पावर उससे बढ़कर है। मतलब ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में उस कंट्री में भेज दिया गया तो उस कंट्री का जितना तक क्षेत्राधिकार है बस उतना ही तक है उस राजदूत का, नहीं। ठीक है, वह उस राज्य क्षेत्र में निवास करते हुए भी जहां तक क्षेत्राधिकार का संबंध है यह माना जाता है कि वह वहां नहीं है। ठीक है, वास्तव में अपरदेशीयता का सिद्धांत एक कल्पना मात्र है। सेकंड, राजनयिक अभिकर्ता का प्रतिनिधित्व व्यक्तित्व। ठीक है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक एजेंट जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का होता है। ठीक है, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने गया है वहाँ पर। दूसरा सिद्धांत यह बतलाता है कि राजनीतिक सुविधाओं और उन्मुक्तियाँ इस कारण प्रदान की जाती हैं कि राजनयिक व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रतिनिधित्व का होता है। ठीक है, लेकिन यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका कार्य के हित। इन सुविधाओं और उन्मुक्तियों को इस कारण प्रदान किया जाता है ताकि दोनों राज्यों के मध्य स्वतंत्र संबंध संचार बना रहे। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं सही है थर्ड, कार्य के हित, क्योंकि सब जो है सो इंटरेस्ट ऑफ वर्क ही है कि अगर आप एम्बेसडर ले जाते हैं वहाँ आप रखते हैं तो उस राज्य से आपको कुछ हेल्प होगी और इस राज्य से आपको कुछ हेल्प होगी और दोनों के संबंध अच्छे बने रहेंगे। इस प्रकार राजनयिक सुविधाओं और उन्मुक्तियों के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। इस संदर्भ में प्रेयूष का कहना है कि चूंकि अब राजनयिक उन्मुक्तियों का आधार राजनयिकों की प्रतिनिधात्मक प्रकृति है या संबंधित कृत्य का हित संरक्षण करना है, इसलिए राजनयिक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में इस सिद्धांत को अपरदेशीयता के सिद्धांत पर अधिभावी मानना चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, मेन पॉइंट्स को लिखना, कोटेशंस को लिखना, कॉपी पे एक बार ज़रूर लिख लेना। ठीक है, कोटेशंस और पॉइंट्स ज़रूर याद कर लेना। अंदर का मैटर 2-3 बार वीडियो सुन लोगे तुम लोग को दिमाग में आ जाएगा कि किस पॉइंट में क्या लिखना है। ठीक है, इतना तो आसान तरीके से मैंने वर्ड टू वर्ड बनाया है, बहुत आसान लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम लोग राजदूतों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में बात करेंगे। राजदूत जिस राज्य में रहता है वहाँ पर उसे कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिक अंतःक्रिमीयता या सुरक्षा, पर्सनल इनवॉल्बिलिटी और सेफ्टी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राजदूत का शरीर पवित्र होता है, उसे राज्य के साधारण नागरिक से अधिक पवित्र माना जाता है। राजदूत जिस राज्य में रहता है वहाँ की सरकार उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। राजदूत पर किसी तरह का आक्रमण जघन्य अपराध माना जाता है। यदि कोई नागरिक राजदूत पर आक्रमण कर दे तो राष्ट्रीय सरकार न केवल तुरंत क्षमा याचना
और क्षतिपूर्ति करती है, बल्कि इस अपराध के लिए अपराधी को कठोर दंड भी देती है। उदाहरण स्वरूप 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय बर्लिन के क्रुद्ध भीड़ ने इंग्लैंड के राजदूत के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। स्थानीय पुलिस के द्वारा उस क्रुद्ध भीड़ का दमन कर दिया और जर्मनी की सरकार इस घटना के लिए इंग्लैंड से क्षमा याचना किया। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राजदूतों को विदेशी राज्यों के अंतर्गत पूर्ण रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखना बहुत अच्छे से, सारे पॉइंट 2-3 बार वीडियो सुन लेना, अपने आप दिमाग में सारे पॉइंट्स लिखा जाएंगे। और एग्ज़ाम का वेट मत करना कि एग्ज़ाम के समय में सब कुछ करेंगे, एग्ज़ाम के समय नहीं, पहले से प्रिपेयर्ड रहो। सेकंड है आपका फौजदारी क्षेत्राधिकार से विमुक्त। राजदूत जिस देश में भेजा जाता है वहाँ के कानून या व्यवस्था भंग करने के अभियोग पर स्थानीय सरकार इस पर मुकदमा नहीं चला सकती है और ना ही उसे दंड दे सकती है। साधारणतः राजदूत स्वेच्छा से स्थानीय कानूनों का पालन करता है। अगर वह गलती से अपराध करता है तो संबंधित राज्य से राजदूत को वापस बुलाने की मांग कर सकता है। इस प्रकार राजदूतों पर स्थानीय न्यायालय में फौजदारी मुकदमा किसी भी कीमत पर नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड है आपका दीवानी क्षेत्राधिकार से विमुक्त। राजदूत पर कोई दीवानी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्हें ऋण न चुकाने पर बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही उनकी गाड़ियों, घोड़ों, साज सामान को जब्त किया जा सकता है। ग्रोटियस के शब्दों में राजदूत की व्यक्तिगत संपत्ति ऋणों की अदायगी या सुरक्षा के लिए न्यायालय या संप्रभु राजा के आदेशों से जब्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ये ग्रोटियस का कोटेशन है, इसको एग्जामिनेशंस में जरूर लिखिएगा। यह विशेषाधिकार राजदूत को चिंता मुक्त रहकर कार्य करने के लिए दिया जाता है। बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आप स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि यदि राजदूत अपने अधिकार कर्तव्यों के क्षेत्र से पृथक कोई निजी व्यापार करता है या निजी संपत्ति अर्जित करता है तो उस निजी व्यापार या संपत्ति के सिलसिले में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वस्तुतः लोगों में इस पर मतभेद है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है आपका कर से मुक्ति। राजदूत को भूमि और भवन का स्थानीय कर नहीं देना पड़ता है। इसके साथ ही राजदूत द्वारा निजी प्रयोग के लिए आयात किए गए माल पर भी सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता है। राजदूतों से मकान, बिजली, नल, सफाई आदि सेवाओं का मूल्य लिया जा सकता है, लेकिन कुछ राज्य सौजन्यवश यह भी नहीं लेते हैं। वियना अभिशमय यानी कॉन्वेंशन होता है, ठीक है, में राजदूतों को मुक्त रखने का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। गवाही देने से उन्मुक्ति। राजदूत को किसी मामले में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसे गवाही देने के लिए ना तो किसी न्यायालय में बुलाया जाता है और ना ही घर जाकर कोई अधिकारी उसकी गवाही ले सकता है। 1856 में हॉलैंड के राजदूत ने एक नर हत्याकांड देखा था, लेकिन अदालत में उसकी गवाही देने से इनकार कर दिया। छठा है आपका निवास की उन्मुक्ति। राजदूत को निवास स्थान संबंधित उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य की पुलिस, न्यायालय और न्यायालय का कोई कर्मचारी या कोई आम नागरिक उसके निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर गलती से कोई अपराधी उसके निवास स्थान में चला जाए तो राजदूत का कर्तव्य है कि वह उसे राज्य सरकार को सौंप दे। राजदूत के निवास में उसकी अनुमति से ही कोई प्रवेश कर सकता है। ठीक है, मतलब उस राज्य का, जिस राज्य में वो गया है राजदूत बन करके,
वहाँ का भी कोई आदमी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम का ही क्यों ना हो, कोई उसकी अनुमति के बिना उसके आवास पर नहीं जा सकता है, कोई कर्मचारी भी नहीं। 7वां है आपका पुलिस से उन्मुक्ति। राजदूत को स्वागतकर्ता राज्य की पुलिस के अधिकार से बाहर रखा जाता है। वहाँ के पुलिस के आदेश और नियम उस पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। पुलिस राजदूतों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 8वां है पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता। राजदूत अपनी सरकार के साथ पत्र व्यवहार पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा उसके पत्र व्यवहारों का निरीक्षण नहीं किया जाता है। मतलब जैसे जो राजदूत जो है वो अपनी कंट्री को अगर कुछ लिखना चाहे, ईमेल करना चाहे, ठीक है, या मैसेज करना चाहे, तो उस पर किसी तरीके का वो राज्य जो है वो निरीक्षण नहीं करेगा, यानी स्पाई नहीं करेगा कि वो क्या बात कर रहा है अपने देश के साथ, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता रहती है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक अधिकार। राजदूत को धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वह अपने विश्वास के साथ पूजा और उपासना कर सकता है। वह अपनी स्वेच्छा से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का निर्माण अपने निवास स्थान में करा सकता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए। इतने सारे पॉइंट्स लिख दोगे आराम से 3 पेज 4 पेज का एक अच्छा आंसर राइटिंग। मेरे नोट्स का यही उद्देश्य रहता है कि एग्जामिनेशंस में पीजी स्टूडेंट्स को एक अच्छा, एक टॉप क्लास का वो आंसर राइटिंग वहाँ करके आए। ऐसा नहीं कि गेस्ट पेपर से छाप के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट 10वां आपका नौकर और स्टाफ के लिए उन्मुक्तियाँ। राजदूतों को अपने दूतावास में निजी सेवक, कर्मचारी, पारिवारिक जन्य आदि को रखने की छूट है। इन लोगों को भी राजदूत के समान उन्मुक्तियां प्राप्त है। राजदूत द्वारा अपने अनुसार वर्ग की पूरी सूची स्वागतकर्ता राज्य को के विदेश मंत्रालय को सौंपी जाती है। इस सूची के अलावा किसी व्यक्ति को कोई राजनयिक विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब जो आपका राजदूत जाता है वहाँ, वो अपने साथ किन किन लोगों को ले जा रहा है, अपने परिवार में कितने लोग हैं, कर्मचारी है, सेवक है, सबका एक सूची जो है वहाँ के विदेश मंत्रालय को देता है और उतने ही लोगों को विशेषाधिकार दिया जाता है। ठीक है, उन्मुक्तियाँ दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 11वां विदेशी राजदूत में शरणदान। दूतावास में राजनीतिक अपराधियों को शरण देने के संबंध में विभिन्न देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। प्रारंभ में अधिकांश राज्यों के दूतावास में ऐसी शरणदान परंपरा थी। आजकल यह केवल दक्षिण अमेरिका के राज्यों में है। ठीक है, आजकल दूतावासों में शरणदान नहीं दिया जाता है। यदि कोई राजदूत अपने दूतावास में राजनीतिक अपराधी को शरण देता है तो राष्ट्रीय सरकार शक्ति का प्रयोग कर उस अपराधी को पकड़ सकती है। आई होप मेरी मेहनत से आप लोगों को बेनिफिट मिला हो, और अगर आप लोगों को बेनिफिट हुआ है कुछ तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजदूतों को चिंता मुक्त होकर काम करने के लिए संबंधित राज्यों में कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा सर्वोपरि है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा। मतलब वहाँ पर एम्बेसडर को किसी तरीके का कुछ भी नियम कानून नहीं फॉलो करना है। ठीक है, इसके साथ ही उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चला जाता है। राष्ट्र संघ के संविधान कोवेनेंट में उसके प्रतिनिधियों को धारा 7 के अनुसार राजनयिक विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्रदान की गई थी। कोवेनेंट आपका जो आपका राष्ट्र संघ बना था उसका, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी धारा 105 के अनुसार सचिवालय के सदस्यों और विभिन्न प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राजदूतों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का महत्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बहुत ही अधिक है।
इसके अभाव में कोई भी राजदूत अपने कार्यों का सही रूप से संपादन नहीं कर सकता है। इसलिए विश्व के आदि ग्रंथों में भी राजदूत को अबाध्य माना गया है। ठीक है, विश्व के आदि ग्रंथों में भी, जैसे रामायण में आपका हनुमान हुआ, ठीक है, ये सब अबाध्य है, नहीं मार सकते हैं आप दूत को। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करो तुम कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को, किस कॉलेज से देख रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो। ठीक है, आई होप बेनिफिट हुआ हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, सपोर्ट जरूर करो। आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम मुझे मिल रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं राजदेव गुप्ता, थैंक यू वेरी मच।